नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ब्रह्मास्त्र अर्थात मैं आपके लिए कल आपका 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम साइंस के लिए एक गेस पेपर लेकर आया हूं। और ये गेस पेपर बिल्कुल ब्लूप्रिंट पर आधारित है अर्थात जिस टॉपिक से आपके जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, उसी आधार पर मैंने ये पूरा पेपर तैयार किया है। बिल्कुल ये मेरे अनुभव पर आधारित है और ये पेपर अनसॉल्वड है क्योंकि समय का अभाव है इस कारण। तो दोस्तों ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। इसमें से आपके लगभग 50% क्वेश्चन इस गेस पेपर से मिलेंगे और बाकी जो मेरे 4 मॉडल पेपर है उनको आप देखिए। यदि आपने 4 मॉडल पेपर प्लस एक ये गेस पेपर देख लिया तो आपका 100% पेपर इनमें से मिल जाएगा दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। सबसे पहले हमको पता है समय आपका पौने 3 घंटे रहेगा। 80 अंक का आपके एग्ज़ाम होगा। पार्ट ए में आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पार्ट ए में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अर्थात यहाँ 12 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएंगे जो 1 अंक का होगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CaO + H2O हमारा उत्पाद प्राप्त हो रहा है CaOH2 + उष्मा निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं अर्थात यह एक संयोजन अभिक्रिया है दोस्तों। यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन मैंने यहाँ अवैध अर्थात मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं दोस्तों क्योंकि बिल्कुल समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं सीधा आपको आंसर बताऊँगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, जठर रस का pH कितना होता है। तो दोस्तों जो जठर रस होता है उसका pH होता है 1.2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अधातु। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है द्रव अधातु। यदि द्रव अधातु पूछे तो आंसर हमारा क्या होगा, ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन। लेकिन यदि वो धातु पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, पारा। दोस्तों ध्यान रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। रक्तदाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो रक्तदाब स्पाइगमोमीटर की सहायता से मापा जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाइगमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो रक्त स्राव होता है वहाँ ऑटोमेटिक कुछ समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है, तो उन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, जिन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस युक्ति द्वारा निकाला जाता है। अर्थात यदि हमारी जो किडनी है, वृक्क हमारा सही काम नहीं करता है तो हम कृत्रिम वृक्क का उपयोग करते हैं और उसी युक्ति के माध्यम से हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उस युक्ति का नाम है अपोहन। हिंदी में उसको अपोहन कहते हैं और इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने, सूंघने व देखने वाला भाग कौन सा है। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो सोचने, सूंघने, देखने और सुनने का जो भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के द्वारा हम सोचते भी हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, सुनते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस गति का उदाहरण है। तो दोस्तों जो पराग नली है वो बीजांड की ओर वृद्धि करती है, यह रसायनुवर्तन गति है। रसायनुवर्तन दोस्तों गतियों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। रसायनुवर्तन गति है पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना। जबकि जो जड़ है वो पृथ्वी की ओर गति करती है नीचे, उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और पौधा प्रकाश की ओर गति करता है, उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। और छुई मुई जो पादप है उसको स्पर्श करने पर वह गति करता है, वो भी रसायनुवर्तन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक है। तो दोस्तों ऐसा पादप हार्मोन कौन सा है जो तने की वृद्धि में सहायक है, उसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक है। जबकि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो पौधे के शीर्ष भाग में होता है और सूर्य के प्रकाश की तरफ वो पौधे को बढ़ने में सहायता करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सौर भट्टियों में हम सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। विभवांतर मापने का यंत्र, विभवांतर मापने का यंत्र दोस्तों वोल्ट मीटर है। विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर दोस्तों। चलिए अब आपके रिक्त स्थान दूसरा क्वेश्चन, सभी 1 अंक के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। घरेलू परिपथ में सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके इसलिए उन्हें परस्पर में संयुक्त किया जाता है। अर्थात हम घरेलू परिपथ में जो साधित्र है उनको हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में, क्योंकि सभी को समान वोल्टता मिल सके। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। जल का अपवर्तनांक 1.33, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन एक वृद्धि संदमन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन वृद्धि संदमन है, अर्थात जो वृद्धि को रोकता है, इसकी वजह से पत्तियां मुरझा जाती है दोस्तों, तो उसका नाम है एस्बिसिक एसिड। एस्बिसिक एसिड, एस्बिसिक अम्ल। और बाकी जो ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है, वो वृद्धि हार्मोन है, वो वृद्धि को बढ़ाते हैं, जबकि जो एस्बिसिक अम्ल है वो वृद्धि संदमन है, वृद्धि को रोकता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह, मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर संगणन का लक्षण प्ररूप। तो मेंडल के द्विसंकर संगणन का लक्षण प्ररूप 9:3:3:1 है दोस्तों, याद रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, और ये भी इसमें आपके 12 क्वेश्चन दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 संश्लेषित सूचकों के नाम। तो दोस्तों 2 संश्लेषित सूचक है, एक पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा फिनालेप्थेलिन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक व अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और क्यों होती है? क्योंकि मैंने जो पाठ पढ़ाया था आपको, दूसरा पार्ट चैप्टर, वो मैंने पूरा डाल रखा है, उसमें मैंने आपको इसका कारण भी बता रखा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय व अधात्विक की अम्लीय क्यों होती है, इसका कारण मैंने वहाँ बता रखा है दोस्तों। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अवायु श्वसन किस में होता है? अवायु श्वसन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। इसका अंतिम उत्पाद क्या है? इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH उसको हम बोलते हैं दोस्तों। समय का अभाव है इसलिए आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने आंसर यहाँ नहीं लिखे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? आयोडीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या उसको हम गलगंड रोग या गेंगा रोग भी कहते हैं दोस्तों। ओम का नियम लिखिए। तो दोस्तों ओम का नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I और V बराबर IR। वीर जो मैंने ट्रिक बताई थी ओम का नियम का, मैंने अलग ही वीडियो डाल रखा है, वो आप जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ये भी मैंने दोस्तों डाल रखा है पिछले वाले वीडियो में, वो देखिए आप। इसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी, और विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? जो सभी पोषक तरह वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको वो मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा का जल संदूषित किस जीवाणु के कारण हो सकता है, अर्थात हो रहा है? तो गंगा का जल संदूषित किस जीवाणु के कारण हो रहा है? तो एक जीवाणु है, उसका नाम है कोलीफॉर्म जीवाणु। कोलीफॉर्म जीवाणु के कारण गंगा का जल दूषित हो रहा है, और ये कहाँ पाया जाता है? आंत्र में। आंत्र में यह पाया जाता है दोस्तों। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है? तो अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक घटना हुई थी जो खिजड़ली ग्राम है जोधपुर में, वहाँ घटना हुई थी, उसमें अमृता देवी सहित पेड़ों की जान बचाने के लिए 363 आदमियों ने बलिदान दे दिया था। इसी कारण उस पुरस्कार की शुरुआत हुई वन्य जीव संरक्षण हेतु। चलिए दोस्तों, लेंस की परिभाषा दीजिए।
अर्थात दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस। तो लेंस वाला जो पूरा चैप्टर है, 10वां चैप्टर मैंने पूरा डाल रखा है दोस्तों, वो आप जरूर देखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों 2 अंक का क्वेश्चन आएगा आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तापीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन के कारण वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो मैंने दूसरा चैप्टर पूरा डाल रखा है, पहला चैप्टर डाल रखा है, तीसरा चैप्टर डाल रखा है। इन तीनों के जो क्वेश्चन है वो आप वहाँ जाके देख सकते हो दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी मैंने पूरा वहाँ समझा रखा है। ये अभिक्रिया है, इसमें किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको पहले ही अध्याय में पढ़ा रखा है दोस्तों। उभयधर्मी अवक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ये भी मैंने आपको धातु अधातु वाला चैप्टर है, उसमें मैंने पूरा आपको बता रखा है। वर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। वर्जन और निस्तापन में अंतर मैंने आपको बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे वर्जन कहते हैं। और यदि सल्फाइड एस के स्थान पर कार्बोनेट एस है तो हम उसे क्या कहेंगे? निस्तापन। उसमें जाके देखिए तीसरे अध्याय में। चलिए विद्युत अपघटनी परीक्षण विधि को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये विद्युत अपघटनी परीक्षण विधि। इसके बाद वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो मैंने एक मॉडल पेपर डाल रखा है, वहाँ मैंने मानव में लिंग निर्धारण समझा रखा है। वायवीय अवायवीय श्वसन मैंने समझा रखा है। अगला क्वेश्चन, समरूप व समजात अंगों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ये भी मैंने समझा रखा है दोस्तों। अभी सारी अपसाइड लेंस में क्या अंतर है, ये मैंने 10वें पार्ट पढ़ाया था, उसमें आपको पढ़ा रखा है दोस्तों। और ये एक न्यूमेरिकल है, 400 अनुमत का कोई विद्युत फ्रीज 8 घंटे प्रतिदिन चला जाता है 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से। इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम 400 को 8 से गुणा करेंगे, फिर उसको हम 30 से गुणा करेंगे। उसके बाद जो आता है उसमें हम 1,000 का भाग देंगे तो हमारे पास किलोवाट घंटा आ जाएगा, फिर उसको हम 3 रुपये से गुणा कर लेंगे। ये भी मैंने एक क्वेश्चन जो अपने 12वां पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके सभी न्यूमेरिकल मैंने एक साथ समझा रखे हैं, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है दोस्तों। पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र उत्पन्न करो। ये भी मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, जब मैंने मॉडल पेपर बनाया था एक, उसमें ये था क्वेश्चन, वहाँ आप देख सकते हैं। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। ये भी मैंने मॉडल पेपर में बता रखा है दोस्तों। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में उदाहरण सहित अंतर लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ा रखा है। विकृत गंधिता और संक्षारण टिप्पणी लिखी। ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है दोस्तों। मान्यवाद्य का सचित्र वर्णन और पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकते हैं दोनों आ जाएं, दोनों में से एक तो 101% आएगा। मेंडल के द्विसंकर संकरण को आरेख के माध्यम से समझाओ। एक मॉडल पेपर है दूसरा, उसमें मैंने द्विसंकर संकरण को पूरा समझा रखा है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। जीवाश्म में क्या है? तो जीवाश्म कोयला और पेट्रोल है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करो। इसका मैंने पूरा विद्युत मोटर का अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ जाके देखिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन करो। ये भी मैंने पूरा विद्युत जनित्र का अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में बता रखा है। दोनों के अलग अलग वीडियो है और दोनों में से एक क्वेश्चन विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र 101% दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन है पार्ट द, तो आपके एक निबंधात्मक क्वेश्चन दूसरे पार्ट से, एक निबंधात्मक क्वेश्चन 7वें पार्ट से और एक आपके 10वें पार्ट से आएगा। तो 10वां जो पार्ट है पूरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन मैंने पूरा डाल रखा है, वहाँ से आप वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और एक आएगा हमारे दूसरे अर्थात अम्ल क्षार और लवण से, और अम्ल क्षार और लवण का मैंने पूरा चैप्टर डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहला पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है, बचाव के उपाय बताओ। ये मैंने दूसरे चैप्टर में बता रखा है। क्लोरो क्षार अभिक्रिया ये भी बता रखा है। पीओपी का निर्माण कैसे होता है बता रखा है। अथवा में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, हमारे पेट में दर्द व जलन अपाचन की स्थिति में हम किस प्रकार को ठीक करते हैं? तो अपाचन की स्थिति में हम मिल्क और मैग्नीशियम लेते हैं, जो दुर्बल क्षार है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु की अम्ल से अभिक्रिया का एक उदाहरण, धातु से अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है दोस्तों। जैसे ये जिंक धातु है प्लस ये H2SO4 अम्ल है, तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर कार्य प्रणाली का वर्णन करो। तो तंत्रिका कोशिका का मैंने एक पूरा अलग से वीडियो डाल रखा है, पूरा वीडियो अलग से तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन किया हुआ, वहाँ जाके आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। प्रतिवर्ती चाप व प्रतिवर्ती क्रिया क्या है?
अथवा में आप मस्तिष्क का नामक चित्र बनाकर उसके भागों के कार्य लिख सकते हैं। अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, स्राव हार्मोन व उनके कार्य। तो दोस्तों मैंने सभी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, सभी ग्रंथियों के मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। उनमें आप सभी जो आपके टॉपिक हैं वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ, अर्थात बात किसकी हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है, और बिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और उसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, अर्थात बिंब की लेंस से दूरी यूँ क्या है 15 है। तो यूँ आपको दे रखा है, ऐप आपको दे रखा है, आपको ज्ञात करना वी, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और सतह ज्ञात करना है। पहले वी ज्ञात करना है, उसके बाद आवर्धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका मैंने आज ही वीडियो डाला है कि लेंस सूत्र से हम सवाल कैसे हल करें। तो ये बिल्कुल लेंस सूत्र वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे मैंने आज क्वेश्चन बताया था सुबह वैसा ही ये होगा दोस्तों। तो आप पहले उसको देखिए और उसी हिसाब से आप काटते चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए ये क्वेश्चन हल करिए दोस्तों। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करो जब वस्तु 2/1 से परे है। उत्तल लेंस से अपने को प्रतिबिंब बनाना है जब वस्तु 2/1 से परे है। इसका स्थिति, आकार और प्रकृति भी अपने को ज्ञात करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन, अथवा में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना है जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है। तो दोस्तों जब ये बिंब है, इनकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है और मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वहाँ से आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसका आकार, स्थिति और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। देखिए कोई प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करता है, अर्थात प्रकाश वायु से पानी में, अर्थात वायु माध्यम 1 है और पानी माध्यम 2 है। तो जब माध्यम 1 वायु है तो यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है दोस्तों। यदि पानी में प्रकाश चाल, पानी में प्रकाश चाल कितनी है 4 × 10⁻², तो पानी का वायु के सापेक्ष और वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप जो वो मैंने पहले वाला वीडियो आज ही डाला है सुबह अपवर्तनांक का, कि अपवर्तनांक से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपवर्तनांक के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ जाके आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पहले उसको देखिए और फिर आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो इसमें बड़े क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 10 ये मैंने पूरे डाल रखे हैं, और चैप्टर जो हमारा 12 है वो मैंने पूरा डाल रखा है, चैप्टर 13 वो मैंने पूरा डाल रखा है दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मॉडल पेपर वो और एक ये आज का ब्रह्मास्त्र, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें से आपके 50% क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी 4 मॉडल पेपर उसमें 50%, आपका 100% पेपर इनमें से मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।